हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और साथ में शॉर्टकट मेथड को देखेंगे। यह जो क्लास आप देख रहे हैं वो मिशन ग्रुप डी 2022 के अंतर्गत, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिए, अगर हम बात करें हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का, तो यहाँ पे आपसे ना अगर ऊंचाई देगा तो दूरी पूछेगा, या फिर दूरी देगा तो आपको ऊंचाई निकालने के लिए बोलेगा। हाइट एंड डिस्टेंस आपका ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है और ट्रिग्नोमेट्री पूरी तरह से समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो आइए सबसे पहले 1-2 मिनट में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की थ्योरी पे चलेंगे। यहाँ पे देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज हम लोग उसको बोलेंगे जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री हो। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये आपका कोई त्रिभुज है, इसका एक कोण कितना है 90 डिग्री। यह हमारा क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज के तीनों साइड का, तीनों भुजा का 3 अलग अलग नाम है, लंब, आधार और कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपका कर्ण कहलाता है। इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, एच यानी कि हाइपोटेनस, जिसका हिंदी कर्ण होता है। और अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को, अगर हम यहाँ पे थीटा लेंगे तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। अब जो तीसरा साइड हमारे पास बचा वह क्या होगा, आपका तीसरा साइड जो है वो आपका आधार हुआ। अब यहाँ पे जो चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं वह यह है कि कर्ण तो आपका फिक्स होता है, ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका कर्ण हो जाएगा। लेकिन थीटा के रिस्पेक्ट में यह भी आपका लंब हो सकता है, यह भी लंब हो सकता है। अगर थीटा यहाँ वाला लेंगे तो लंब यह होगा, और अगर थीटा यहाँ पे लेते हैं तो लंब इसके सामने वाला हो जाएगा। आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको अच्छी तरह से पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H होता है। यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बट्टा कर्ण। लंब और कर्ण का ही अनुपात क्या कहलाता है, साइन थीटा कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पे आपसे कहें ना, ठीक है, देखिएगा, हम इस दूसरे ट्रायंगल की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे कोई आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, चलिए, यह पॉइंट आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा तो कर्ण होगा ही। यह पॉइंट हम ए ले लिए, यह आपका बी हो गया और यह आपका सी हो गया। हमें एक चीज पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब अगर हम यहाँ पे आपसे कहे कि साइन ए बराबर क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, हम बात करें यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्ट में। तो अगर हम एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात करें, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, तो इसके सामने वाला जो भुजा है वो क्या है, बीसी है। तो बीसी हमारा क्या होगा इस बार, बीसी हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है, बट्टा कर्ण। तो कर्ण तो आपका फिक्स है, क्या है, एसी। तो साइन ए का वैल्यू आपका हो जाएगा बीसी बट्टा एसी। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण ही होता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके सामने वाला जो भुजा होगा वह आपका क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। इसी तरह से अगर हम इस क्वेश्चन में आपसे कहे कि भाई साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में, इस वाले एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में लंब कौन हो जाएगा इस बार, ए बी हो जाएगा। तो लंब आपका ए बी होगा और कर्ण तो आपका फिक्स है कितना, ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे बस हम आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे उसके सामने वाला जो साइड होगा वह लंब होगा। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा वह तो आपका कर्ण होगा ही। इसके अलावा जो तीसरा भुजा बचेगा वह आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है। इसकी आवश्यकता आगे आपको पड़ेगी। आगे चलिए, अब यहाँ पे एक चीज और आपको जानना होता है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, समझ लेते हैं 1 मिनट में इसको भी। जैसे गौर से देखिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारा जो आँख है वो यहाँ पे है और कोई वस्तु इस पोजीशन पे रखा हुआ है। गौर से देखिएगा, हमारा आँख यहाँ पे है, वस्तु इस पोजीशन पे रखा हुआ है। हम नेचुरली कैसे देखेंगे सर, नेचुरली तो हम सामने देखेंगे। लेकिन अगर हमें इस वस्तु को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने नज़रों को ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। तो जब भी हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब हमारे द्वारा जो कोण बनता है ना, वही क्या कहलाता है, वही आपका कहलाता है उन्नयन कोण। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पर से किसी टावर के शीर्ष को देखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी नज़रों को ऊपर उठा के देखना पड़ेगा। तो उस समय आपके द्वारा, आपकी आँख के द्वारा जो कोण बनाया जाएगा ना, वही कहलाता है उन्नयन कोण। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपका आँख यहाँ पे है, ठीक है, और कोई वस्तु इस पोजीशन पे रखा हुआ है, तो नेचुरली आप कैसे देखोगे, इस तरीके से देखोगे। लेकिन वस्तु यहाँ पे है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वस्तु को
देखने के लिए अपनी नज़रों को झुका के देखना पड़ेगा इस तरीके से। तो अब आपके आँख के द्वारा जो कोण बनेगा ना, यही क्या कहलाएगा, अवनमन कोण कहलाएगा। यह आपका अवनमन कोण हो गया, यह आपका क्या हो गया, उन्नयन कोण हो गया। जैसे मान लीजिए कि आप छत पे हैं और नीचे के किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो आपको कैसे देखना पड़ेगा, अपने नज़रों को झुका करके। उस समय आपके आँख के द्वारा जो कोण बनेगा वह कहलाएगा अवनमन कोण। तो यहाँ से आपने क्या सीखा है कि नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वह उन्नयन कोण होता है, और ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बनता है वह अवनमन कोण कहलाता है। अच्छी बात यह है ना कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होता है, इसलिए जब भी एंगल आपको बनाना होगा ना, मान लीजिए कि इस तरीके से आप ट्रायंगल बनाएं और कोण का जब भी वैल्यू देगा तो आप यहीं पे एंगल बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दिया कि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप 30 डिग्री यहीं पे बनाओगे, चाहे उन्नयन बोले या अवनमन बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे जो कारण है उसको हम लोगों को ज्योमेट्री में पढ़ना है। जैसे दो समानांतर रेखा को अगर एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरीके से काटता है ना, तो एकांतर कोण बराबर होता है। तो देखिए यह कोण और यह कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो देखिए चाहे बात हम करें उन्नयन कोण का या अवनमन कोण का, ठीक है, हम बात करें चाहे उन्नयन कोण का, अवनमन कोण का या उन्नयन कोण का, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए बिल्कुल भी आपको टेंशन इस शब्द से नहीं लेना है कि कोण उन्नयन बन रहा है कि कोण अवनमन बन रहा है। हमेशा कोण आपको कहाँ पे बनाना है, यहीं पे बनाना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के मेन थ्योरी के ऊपर, जिसके हेल्प से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के सारे टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वह क्या देखिएगा, यहाँ पे बस दो केस आपको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, इन दो केस को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हैं ना, तो हाइट एंड डिस्टेंस आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए केस फर्स्ट क्या है, जो थीटा का वैल्यू होगा, हमने जैसा कि आपसे कहा कि थीटा जो होगा, जैसे यहाँ पे तो आपका फिक्स रहेगा 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण तो 90 डिग्री होता ही है। अब अगर इस एंगल का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 45 डिग्री, ध्यान से समझिएगा, क्या दे रखा है, 45 डिग्री, तो हमें एक चीज़ अच्छी तरह से पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यह अगर 90 है तो बाकी का दोनों मिला के 90 होगा, तभी तो तीनों मिला के 180 हो जाएगा 90, और इस दोनों को जोड़ेंगे 90, 90 प्लस 90 कितना, 180। इसका मतलब यह हुआ कि इस 90 डिग्री वाले को छोड़ करके बाकी का जो दोनों एंगल होगा वह कॉम्प्लीमेंट्री होगा। कहने का मतलब उसका सम जो होगा वह 90 डिग्री होगा। तो अगर यह एंगल 45 हम लेते हैं तो इस एंगल का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। क्वेश्चन में केवल एक एंगल देगा, और वह एंगल कहाँ वाला होगा, वह एंगल आपका यहीं वाला होगा। हमेशा यहीं वाले कोण का मान आपका देता है, कोई भी कोण का माप दे आप यहीं पे लिखिएगा। तो अगर यह एंगल 45 है, दैट मीन्स कि यहाँ वाला एंगल भी आपका क्या होगा, 45। और तीन ही एंगल तो क्वेश्चन में आपको मिलता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। 45 डिग्री के केस में क्या होगा, गौर से देखिए, यह 45 तो यह भी 45। अब होता क्या है त्रिभुज में कि बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है, छोटी कोण के सामने का भुजा छोटा होता है, और बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर होता है। ठीक है, यह बात आपको ध्यान रखना है। क्या होता है, छोटी कोण के सामने का भुजा छोटा, बड़ी कोण के सामने का भुजा बड़ा, और बराबर कोण के सामने का भुजा बराबर। तो यहाँ देखिए, अगर इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा इसको लेते हैं, अगर यह x है तो इसके सामने वाला भुजा भी क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पे हमें समझना क्या था कि अगर क्वेश्चन में केस 45 डिग्री का है, इसका मतलब है कि लंब और आधार क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अच्छा, कर्ण कैसे निकालेंगे, कर्ण पाइथागोरस यहाँ पे लगा देंगे। पाइथागोरस लगाइएगा तो √2 × x आ जाएगा, रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं ना, x² + x²। लंब भी पता है, आधार भी पता है, अंडर रूट करेंगे, वैल्यू तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, तो अगर केस 45 डिग्री का रहे, उस केस में क्या होगा, लंब और आधार आपस में बराबर हो जाएगा, और कर्ण का वैल्यू कितना होगा, √2 × x। जैसे लंब अगर 5 है तो आधार भी 5 होगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 5 √2 हो जाएगा। अगर लंब 10 है तो आधार भी 10 होगा, कर्ण कितना हो जाएगा, 10 √2 हो जाएगा। एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, फिर आगे की थ्योरी को देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है कि 200 मीटर ऊंची एक मीनार के शीर्ष से एक बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री। यह आपका मीनार हो गया, मीनार का मतलब टावर। अब इसके शीर्ष से किसी बिंदु का अवनमन कोण जो है वह 45 डिग्री है, तो इसके शीर्ष से 45 डिग्री का कोण कहाँ पे होगा, इससे थोड़ा दूर ही होगा, क्योंकि बिल्कुल सामने आएंगे तो 90 डिग्री, जितना दूर जाएंगे उतना एंगल क्या होगा, छोटा। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट का एंगल जो है वह 45 डिग्री। यहाँ बोला क्या है, अवनमन कोण। हमने आपसे कहा है कि कोई भी कोण बोलेगा आपको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी कोण, चाहे अवनमन कोण या उन्नयन कोण, कुछ भी बोले, कोण आपको यहीं पे बनाना है। देख लीजिए, 200 मीटर ऊंचा टावर, टावर का ऊंचाई कितना हो गया, 200 मीटर। यह आपका टावर का ऊंचाई हो गया, और यहाँ एंगल 45 डिग्री का बना है।
मीनार से उस बिंदु की दूरी कितनी होगी। किस बिंदु की दूरी बताना है, जहां से कोण बना है इस बिंदु की दूरी मीनार से, मीनार के तल से यानी कि टावर के तल से इस बिंदु की दूरी आपको बताना है। देखिए यह 90 है, यह 45 है, तो यह भी कितना होगा 45 होगा। और 45 डिग्री के केस में क्या होगा, लंब और आधार बराबर, तो लंब 200 है तो आधार भी कितना हो जाएगा 200। बस क्वेश्चन हमारा सोल्व, हमें कुछ भी करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, केवल इसी से हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में कर्ण निकालने के लिए बोला जाए तो हम कर लेंगे 200√2, √2 से गुणा करेंगे, कर्ण आसानी से निकल जाएगा। तो हमने आपको अभी तक यही बताया है कि अगर केस 45 डिग्री का हो तो आपको बस यही समझना है कि लंब और आधार आपस में क्या होगा, बराबर होगा। आगे चलिए, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, बस इसको समझना है और आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें सेकेंड केस की, यहाँ पे एंगल आपका 45 हो सकता है। अब 45 के अलावा क्या मिलेगा, या तो 30 मिलेगा या 60 मिलेगा। तो आइए अब इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यह अगर आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो यहाँ वाला एंगल तो आपका फिक्स होगा, यह कितना होगा 90 डिग्री। अब मान लीजिए कि इस एंगल का वैल्यू आपका दे दिया 30, ठीक है, इस एंगल का वैल्यू क्या दे दिया 30। तो अगर यह 30 है तो यह पक्का कितना डिग्री होगा, यह पक्का 60 डिग्री होगा, क्योंकि बाकी का दोनों एंगल तो कॉम्प्लीमेंट्री आपका होगा। एक ही एंगल देगा, दूसरा एंगल आपको अपने आप पता करना है। यह तो 90 है, यह 30 दिया, समझ जाइए कि यह वाला 60 है। और अगर यह केस है, अच्छा यह भी हो सकता है, मान लीजिए यहाँ 60 दे दिया तो यह क्या होगा 30, केस आपका सेम ही रहेगा। यहाँ 30 तो यह 60, और अगर यह 60 तो यहाँ पे 30, और अगर 45 तो दोनों 45। अब इस केस में क्या होगा, गौर से देखिएगा, बड़ा भुजा इसमें कौन सा होगा, अगर कंपेरिजन करें ABC का सबसे बड़ा भुजा तो AC होगा, यह तो कर्ण है। बाकी AB और AC में बड़ा कौन होगा, तो बड़े कोण के सामने का जो भुजा होगा वह बड़ा होगा, और छोटे कोण के सामने का जो भुजा होगा वह छोटा होगा। तो इस क्वेश्चन में ना यहाँ पे ना BC का वैल्यू ज़्यादा होगा और AB का वैल्यू कम होगा। अब एक रिलेशन भी यहाँ पे बनता है, क्या होता है गौर से देखिए, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप अगर x है ना, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप हो जाएगा √3 × x। बस इस पॉइंट को अगर आप समझ जाते हैं ना, तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान x है, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप क्या होगा, √3 × x, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप क्या होगा, 2 हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप ज़्यादा होता है ना, कितना ज़्यादा होगा, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का √3 गुना, यानी 30 से 60 में अगर आपको जाना है तो √3 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप ना 5 है, तो इसके बेसिस पर आप 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप क्या कह सकते हैं, सर 5 √3 हो जाएगा, √3 गुना होगा बस। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान 30 का 2 गुना हो जाएगा, यहाँ 5 है तो कितना हो जाएगा 10। आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे हम यह कहे कि भाई 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान ना 8 है, तो आप बताओ कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप क्या होगा, सर 8 √3 हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का मान क्या होगा, अगर 30 के सामने 8 है तो 90 के सामने कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 45 वाला एक केस आप देख चुके हैं, और यह आपका 30 और 60 वाला केस है। ठीक है, अब यहाँ पे कभी कभी क्या होगा कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में 60 डिग्री के सामने का भुजा दे करके और 30 डिग्री वाला निकालना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हमें 30 से 60 निकालना होता था तो हम √3 से गुना करते थे, तो अगर 60 से 30 निकालना होगा तो √3 से हम भाग कर देंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में आपका दे दिया कि 60 डिग्री के सामने की भुजा है आपका यहाँ पे 13, तो इसके आधार पर बताइए कि 30 डिग्री के सामने की भुजा कितना होगा। तो भुजा का माप तो इससे कम होगा, तो कम वैल्यू निकालना है तो √3 से क्या कर लेंगे, हम लोग भाग कर लेंगे। अच्छा, अब 90 डिग्री के सामने की भुजा बताइए, 30 के सामने का 2 गुना, तो 13 का 2 गुना, 13/√3 का 2 गुना करेंगे तो 26/√3 हो जाएगा। बस बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है। जब 30 से 60 हमें जाना है तो हम √3 से गुना किए, तो फिर 60 से 30 आने के लिए हम क्या करेंगे, √3 से भाग कर लेंगे बस। अब एक बात और यहाँ पे हम आपको समझाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कि 12 में अगर √3 से भाग हम कैसे करेंगे यही आपको बताना चाह रहे। तो 12 में अगर √3 से भाग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, तो क्या हम 12 में √3 से भाग कर सकते हैं, बिल्कुल भाग कर सकते हैं। 12 के लिए क्या लिखेंगे, 4 गुना √3 गुना √3, क्या इसका गुणनफल 12 हो जाएगा,
हाँ सर हो जाएगा, हमेशा √3 के रूप में तोड़ना है। ऊपर में 12 है, अब इसमें √3 से भाग करना है, तो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 4 √3। यानी किसी भी संख्या में अगर आप √3 से भाग करते हैं तो वह संख्या 1/3 होगा और साथ में √3 गुना हो जाएगा। जैसे 12 में √3 से भाग किए हैं तो यह कितना हो जाएगा 4 √3। अगर हम आपसे कहें कि 18 में √3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका सर 6 √3 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें 15 में √3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह आपका 5 √3 हो जाएगा। आसानी से इन चीज़ों को आप बता सकते हैं, क्योंकि हम 15 के लिए लिखेंगे 5 गुना √3 गुना √3, तो 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास क्या बचेगा 5 √3 बचेगा। तो अल्टीमेटली आपका यही थ्योरी है, इसी के बेसिस पर हम लोग अपने सारे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे और बहुत ही आसानी से निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन आप देख चुके हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। बोला जैसे ही 45 डिग्री मीनार से इस बिंदु की दूरी 200 है तो 200 ही रह जाएगा। आगे चलिए, अगला जो क्वेश्चन है नंबर 2, यहाँ पे देखिएगा यह क्वेश्चन क्या है। बोला यह है कि मंच के ऊपर से 50 √3 मीटर की दूरी पर एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए। बोला है मंच के ऊपर से 50 √3 मीटर की दूरी पर एक टावर है। अच्छा, यहाँ पे हम मंच बना लिए इस तरीके से, देखिए यह आपका क्या हो गया मंच हो गया, ऐसे हम मंच बना लिए। अब यहाँ से बोला है मंच से कितनी दूरी पर, बोला है 50 √3, तो यहाँ से दूरी आप जाइए 50 √3। चलिए इसको हम लोग समानांतर बनाने के लिए इस तरह से लाइन खींच लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा मंच आपका यही है। अब यहाँ से 50 √3 यानी इससे इस बिंदु की दूरी कितना है 50 √3 है, यही तो है। ध्यान से समझिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, अगला क्वेश्चन भी सेम ही करेंगे हम लोग। एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अच्छा, जो टावर होगा गौर से देखिएगा, जो टावर होगा वह कहाँ से होगा, इस तरीके से होगा। टावर का ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मंच के ऊपर से कोण हमें बनाना है, लेकिन टावर कहाँ पे होगा, टावर तो आपका जमीन से ही होगा, जहाँ से मंच बना होगा टावर भी तो वहीं से बना होगा। उन्नयन कोण, अब यहां से देखिए क्या बोला है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, मंच के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। यही इस क्वेश्चन में बोला है। हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई 60 मीटर। अच्छा, टावर की ऊंचाई भी दे रखा है 60 मीटर। टावर की ऊंचाई कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू कितना है 60, तो मंच की ऊंचाई हमें बताना है। गौर से देखिएगा, यहाँ पे इस पॉइंट को हम ए लेते हैं, इस पॉइंट को बी लेते हैं, यह सी हो गया। इसके अलावा यह आपका डी है और यह आपका ई है। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है मंच की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू, मंच की ऊंचाई यही होगा। मंच की ऊंचाई क्या होगी, आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक चीज बताइए, केवल आप इस पार्ट को देखिए, जहाँ पे ट्रायंगल बना है केवल उस पार्ट को आप देखिए। ठीक है, जहाँ पे ट्रायंगल आपका बना है ना, केवल उस पार्ट को आप देखिए। यहाँ पे 30 डिग्री है तो यह कितना होगा सर, यहाँ पे पक्का 60 डिग्री होगा। अब 60 डिग्री के सामने वाली भुजा 50 √3 है, तो फिर इसके बेसिस पर 30 के सामने वाली भुजा कितना हो जाएगा 50 होगा, क्योंकि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा में अगर आप √3 से भाग करते हैं तो 30 डिग्री के सामने की भुजा निकल जाता है। तो इससे हम लोग आसानी से यह निकाल लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है 60, टावर तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यह 60 है और यह वाला 50 है, यानी शेष इधर जो बचा हुआ कितना होगा 10। टावर की ऊंचाई 60 है तो यहाँ से यहाँ 50 आया, मतलब यह कितना होगा 10। तो मंच की ऊंचाई आपका हो जाएगा 10 मीटर। मंच वाले क्वेश्चन का फिगर आप ऐसे ही बनाइएगा, और 2018 के ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सेम ही है क्वेश्चन यहाँ भी। यहाँ बोला है कि 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसी तरीके से प्लेटफॉर्म बना लेंगे। प्लेटफॉर्म बोले या टावर मंच बोले, इसी तरीके से हम बना लिए। ठीक है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। अब टावर कहाँ से होगा, ध्यान रखिएगा, टावर ऐसे होगा, यहाँ से इस तरीके से। टावर का ऊंचाई यह पूरा का पूरा हो गया। ओके, यहाँ बोला है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी इसके शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। ओके, चलिए, यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75 √3 मीटर दूर है, प्लेटफॉर्म टावर से कितना दूर है, देखिए टावर प्लेटफॉर्म यहाँ पे है और टावर यहाँ पे है, यह दूरी कितना दे रखा है 75 √3 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू। ओके, चलिए आसानी से हम बता सकते हैं। देखिए यह कितना होगा एंगल सर 60 होगा,
चूंकि यह 30 है तो यह 60, यह तो फिक्स आपका 90 डिग्री। अब देखिएगा केवल इस पार्ट में देखिएगा, 60 के सामने की भुजा 75√3, तो 30 के सामने की भुजा क्या होगा 75 हो जाएगा। तो यह कितना हो गया 75। इसके अलावा इसका देख लीजिए, प्लेटफॉर्म का ऊंचाई कितना दे रखा था 18, प्लेटफॉर्म का ऊंचाई यही है ना, यह 18, तो यह भी कितना होगा 18। अब टावर का ऊंचाई पता करिए, 75 + 18 कितना हो जाएगा 93। विकल्प ए जो है वह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, नंबर 3 क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। यहाँ बोला है कि एक पेड़ आंधी में टूट जाता है और उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री का कोण पर टिका है और उसकी दूरी उसके जड़ से 30 मीटर है, तो उस पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। गौर से देखिएगा, बोला यह है कि एक पेड़ आंधी में टूट जाता है। हम मान लेते हैं कि पेड़ जो है वह कुछ ऊंचाई से या इस ऊंचाई से आके टूट गया, यह आगे ऊपर भी इस तरह से रहा होगा, ठीक है, लेकिन इस ऊंचाई से आके आपका क्या हुआ, पेड़ टूट गया। अब टूटेगा तो क्या होगा, इसका शीर्ष जाके जमीन से टकराएगा। तो बोला है कि उस पेड़ का शीर्ष भूतल से 30 डिग्री के कोण पे टिका हुआ है। जो पेड़ है इसका शीर्ष यहीं पे है, या कितने डिग्री के कोण पे टिका हुआ है, 30 डिग्री के कोण पे आपका टिका हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। आगे बोला है और उसकी दूरी उसके जड़ से 30 मीटर, और जो इसका शीर्ष है इसका दूरी इसके जड़ से कितना मीटर है, 30 मीटर है। ओके, चलिए हमें क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई। गौर से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन आपका क्या बोला है, एक पेड़ कुछ ऊंचाई से टूट के गिर गया है, तो इस ऊंचाई से पेड़ टूट के गिरा है। अब इसका जो शीर्ष पहले ऊपर था अब इस पॉइंट पे आ गया। इसका शीर्ष जो है इसके जड़ से कितनी दूरी पे गिरा है, 30 मीटर की दूरी पे, और इस तरीके से गिरा है कि यह 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर यहाँ 30 है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पे आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब गौर से देखिए, 60 डिग्री के सामने वाला भुजा जो है वह आपका 30 मीटर है, तो फिर 30 डिग्री के सामने वाला भुजा कैसे निकालेंगे, √3 से भाग। तो जब आप 30 में √3 से भाग करिएगा तो क्या होगा, 10√3 हो जाएगा। 30/√3 करिए 10√3। 60 डिग्री के सामने वाली भुजा मालूम है, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा कैसे निकालेंगे, √3 से भाग। अच्छा और देखिए, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा 10√3 है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा यह इसका 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा, 20√3 हो जाएगा। हमें क्या बताना है, पेड़ की ऊंचाई। तो देखिए पेड़ इतनी ऊंचाई से टूट के गिरा है, पेड़ की ऊंचाई निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में इस वैल्यू को जोड़ेंगे, यानी कि लंब प्लस क्या करेंगे, कर्ण करेंगे। अगर इसको ABC इस तरीके से मान लेते हैं तो पेड़ की ऊंचाई कितना होगा, इतनी ऊंचाई से टूट के गिरा है और बाकी यह भी तो पेड़ का हाइट है ना, तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे तो पेड़ का ऊंचाई निकलेगा। तो 10√3 में 20√3 अगर जोड़ते हैं क्या वैल्यू आ जाएगा आपका, 30√3। तो विकल्प बी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगर मान लीजिए पूछता कि पेड़ कितनी ऊंचाई से गिरा है तो हमारा आंसर हो जाता 10√3। टूटे हुए भाग की लंबाई 20√3। ठीक है, आगे चलिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4। यहाँ देखिए क्या बोला है, बोला है समुद्र में 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर चल रहे हैं। दोनों जहाजों से देखे गए लाइट हाउस के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45। यदि लाइट हाउस 100 मीटर ऊंचा है तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी √3 का मान 1.73 लेना है। समुद्र में 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लाइट हाउस बना दिए। अब 2 जहाज जो है इसके दोनों तरफ चल रहा है, एक अगर इस तरफ है तो दूसरा आपका एक बाएं में तो दूसरा दाएं में है। यह लाइट हाउस है, इसका ऊंचाई कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 100 मीटर। इस लाइट हाउस का ऊंचाई आपका 100 मीटर है। लाइट हाउस है यानी प्रकाश स्तंभ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से बोला, यहाँ से यह गया है कि दोनों तरफ 2 जहाज चल रहा है। अब एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है। यहाँ से जब इस जहाज को देखा तो कितने डिग्री के अवनमन कोण पे देखा है इसको, 30 डिग्री के। एक कोण आपका 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरे जहाज जो है वो कितना डिग्री का कोण बनाया, वो आपका 45 डिग्री का कोण बनाया है। यही है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। अगर हम इसको ABCD से डिनोट करें, यह पार्ट हमारा A हो गया, यह B है, यह C है और यह आपका D है। ठीक है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी मतलब गौर से देखिएगा, एक जहाज यहाँ पे है, दूसरा जहाज यहाँ पे है, दोनों के बीच की दूरी यानी कि BC का मान हमें बताना है। पहली चीज़ कि यहाँ पे 2 आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस एक के मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई निकालेंगे, और इस वाले के मदद से यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई। आइए निकालते हैं। इस पार्ट को मत देखिए, केवल इसको देखिए। 45 का केस है तो यहाँ भी क्या होगा, 45 के केस में क्या होता है, लंब और आधार बराबर, तो लंब 100 है तो आधार भी कितना हो जाएगा, 100। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यह आधार है
ये आपका क्या है, लंब है। केस 45 का है, मतलब लंब और आधार क्या होगा, बराबर, यह तो कर्ण है 90 डिग्री के सामने। अब इसमें आइए, इसका माप तो हमें पता है, उस पार्ट को मत देखिए आप, केवल अब इस पार्ट को देखिए। यहाँ पे अगर एंगल 30 है तो यह एंगल कितना होगा, 60 होगा। गौर से देखिए, 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप 100 मीटर, तो 60 के सामने वाली भुजा का माप इसका √3 गुना, यानी कि 100√3, यही होगा। अब हमें क्या बताना है, बी से लेकर के सी तक की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो कितना लिखेंगे हम, 100√3, √3 के जगह 1.73, यह वैल्यू हो गया यहाँ से यहाँ तक, और प्लस 100, आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाइएगा, 2 अंक के बाद है, बट्टा में 100 होगा, इससे यह कैंसिल हो गया। 173 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 273। विकल्प सी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी आपका कितना होगा, 273। 100√3 प्लस 100, तो 100√3, √3 की जगह 1.73 लेंगे, तो 1.73 गुना 100 कितना हो जाएगा, 173, और प्लस 100 करेंगे 273 हो जाएगा आपका। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन क्या है, बोला है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंबे के छाया की लंबाई 5 मीटर कम हो जाती है। छाया किस तरह से बनता है, ध्यान रखिएगा, जैसे यह टावर है तो छाया इसका इस तरीके से बनेगा। जब भी आपका छाया बनता है तो गौर से देखिएगा, वो आपके पैर के पास से जमीन पे बनता है। तो यहाँ क्या बोला है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ जाता है तो एक खंबे का छाया 5 मीटर कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए यह आपका खंबा हो गया और अभी इसका छाया यहाँ तक बन रहा था, ठीक है। इस पॉइंट को हम ए मान लिए, गौर से देखिएगा इसको, इस पॉइंट को हम ए मान लिए, यह वाला पॉइंट हमारा बी हो गया और यह पॉइंट हमारा क्या हो गया, सी हो गया। तो अभी जो छाया का लंबाई है वह कितना है आपका, अगर टावर का लंबाई ए बी है, टावर है यहाँ पे क्या दे रखा है, देखिएगा खंभा है, तो खंभा का अगर ऊंचाई ए बी है तो छाया का लंबाई बी सी। सूर्य का कोण कितना बोला है, 30 डिग्री से 60 डिग्री, तो यहाँ एंगल हम क्या लेंगे, 30 डिग्री। अब जब एंगल 30 डिग्री था तो छाया का लंबाई BC था, लेकिन जैसे ही 30 डिग्री से 60 डिग्री हुआ तो छाया का लंबाई 5 मीटर कम हो गया, यानी कि अब छाया जो है वह इतना कम बन रहा है और इसका वैल्यू क्या है, 5 मीटर। और अब एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, अब एंगल आपका 60 डिग्री का बन रहा है। इसमें एक कन्फ्यूजन यह होता है, ठीक है, कि 30 डिग्री वाला कोण पहले बनाए या 60 डिग्री वाला कोण पहले बनाए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितना बड़ा कोण होगा उतना समीप होगा और जितना छोटा कोण होगा उतना दूर हो जाएगा। जितना दूर लेके जाएंगे यह नुकीला होता जाएगा, एंगल छोटा होता जाएगा। जितना समीप लाइएगा, यानी 90 डिग्री के आप करीब ला रहे हैं तो एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। 60 इधर लाएंगे, 61, 62, 65, 70, इस तरह से दूर ले जाएंगे तो इससे कम होता जाएगा, और दूर ले जाएंगे और घटता जाएगा। तो हमेशा क्या करना है, बड़ा एंगल पहले, छोटा एंगल बाद में। और जब 2 एंगल वाला क्वेश्चन हो इसी तरह से बनाइएगा। फिर से देखिए, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60, पहले 30 था, अब क्या हो गया, एंगल बढ़ के 60, तो खंबे के छाया की लंबाई 5 मीटर कम हो जाती थी। तो खंबे के छाया की लंबाई क्या हुआ, 5 मीटर कम हो गया। मतलब कि पहले छाया का लंबाई कहाँ से कहाँ तक था, B से C तक, अब इतना कम हो गया। हमें क्या बताना है, उस खंबे की ऊंचाई, ठीक है। चलिए आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में बारी बारी से चलिए। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, हमें क्या बताना है, खंबे की ऊंचाई। हम क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं x, खंबे की ऊंचाई को x मान लेते हैं, तो जो x का वैल्यू आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम इसको x मानते हैं तो अब देखिए हमारे पास क्या है, गौर से देखिएगा, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा अब आपके पास x है, तो इसके अनुसार 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, x/√3, ये तो होगा, कितना हो जाएगा, x/√3 हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम इस एंगल की बात करें ABD, यह 60 है तो यह 30 होगा ना, तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा x है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगा, x/√3। अब आप चलिए इस पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABC में यहाँ पे अगर 30 है तो यह कितना होगा, यह पूरा 60 होगा। यह 30 है तो यह पूरा 60 होगा ना, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितना है, x। अगर हम इसी में √3 से गुना कर दे तो इससे क्या निकलेगा, 60 डिग्री के सामने की भुजा, और 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या होगा, x/√3 + 5, यही तो होगा, x/√3 प्लस कितना, 5, यही होगा। और दोनों आपस में क्या कर देंगे, हम बराबर कर देंगे। समझिए इसको फिर से, देखिए यह 30 है तो यह पूरा एंगल क्या होगा, 60, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा x है, अगर हम इसी में √3 से गुना कर देंगे तो यह जो है वह किसके बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री के सामने की भुजा, और इस एंगल के सामने की भुजा क्या है, x/√3 + 5। अब इसको सोल्व करिए, ठीक है। एक और मेथड इस क्वेश्चन को सोल्व करने का हम आपको बताएंगे। सोल्व करिए, √3 × x,
यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, x बट्टा √3 बराबर इधर वैल्यू 5 है तो 5 कैलकुलेट करिए। √3 से √3 में गुना करिएगा 3, तो 3x में से x माइनस करिएगा क्या होगा 2x बाई √3 बराबर 5। यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3 से 5 में गुना करेंगे 5 √3 और बट्टा में 2 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो 5 √3 बट्टा 2, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक तो मेथड आपका इस क्वेश्चन को सोल्व करने का यह वाला है। दूसरा मेथड देखिए क्या है, दूसरा है हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। फॉर्मूला क्या कहता है आपका, d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। और हम चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन में आप इसी फॉर्मूला का उपयोग करिए और बहुत ही ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला आप यूज करिएगा, d बराबर h कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। हमेशा पहला जो थीटा होगा वह छोटा वाला लीजिएगा और दूसरा बड़ा वाला लीजिएगा। d किसको बोलेंगे, दोनों के बीच, दोनों एंगल बनाने वाला जो पॉइंट है उसके बीच की दूरी को। ठीक है, और h क्या लेंगे, जो टावर या जो खंभा होगा उसकी ऊंचाई को। तो d का वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दिया है 5 बराबर h का मान हमें क्या करना है, निकालना है, इनटू कॉट थीटा 1, थीटा 1 की जगह 30 डिग्री, तो कॉट 30 का मान होता है √3 और माइनस यहाँ कॉट थीटा 2, थीटा 2 का वैल्यू 60, तो कॉट 60 का मान होता है 1 बट्टा √3। बस क्वेश्चन आपका सोल्व। 5 बराबर क्या होगा h इंटू, यहाँ पे भिन्न का घटाव करिए, √3 से √3 में गुना करिएगा 3, 3 माइनस 1 2 बट्टा √3। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 और 60 होगा तो इसका कैलकुलेशन जो आएगा वो 2 बट्टा 3 ही आएगा। ओके, चलिए अब इसको सोल्व करिए। √3 से 5 में गुना करिएगा क्या होगा, 5 √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होगा, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, 5 √3 बराबर क्या होगा h, तो h का वैल्यू आपका 5 √3 बट्टा 2 हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी मिले तो आप इसी मेथड का उपयोग करके अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार फिर से क्या है, यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला एक इमारत के शीर्ष से देखे जाने पर पूर्व की ओर स्थित समान ऊंचाई वाले 2 घरों का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। यदि दोनों घरों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो इमारत की ऊंचाई क्या होगी। वही फॉर्मूला लगाइए, दोनों घरों के बीच की दूरी कितना है 50, तो d का वैल्यू 50 दे दिया बराबर h इंटू क्या निकालना है हमें इमारत की ऊंचाई निकालना है, तो h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। तो कॉट थीटा 1 यानी कॉट 30, तो कॉट 30 का मान √3 और थीटा 2 की जगह 45, कॉट 45 का मान 1। बस क्वेश्चन हमारा हो गया सोल्व। अब यहाँ देखिए 50 √3 माइनस 1 इस तरफ है, इधर आएंगे तो इधर लाएंगे तो क्या होगा, गुना में है उस तरफ, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब आपको इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। परिमेयकरण कैसे करते हैं इसका, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो बीच का साइन चेंज, तो √3 माइनस 1 है +1 हो जाएगा, और बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 और 1 में अंतर कितना का 2 का, यही वैल्यू किसका होगा h का होगा। सोल्व करिए, 2 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा 25, यानी 25 इंटू √3 + 1, 25 इंटू √3 + 1, विकल्प डी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम यहीं पे सोल्व कर सकते थे इस वैल्यू को, देखिएगा यहाँ पे यह वैल्यू कहाँ पे जाना है आपका, बट्टा में जाना है, तो बट्टा में जाना है तो सीधे परिमेयकरण कर लीजिए। 50 इंटू क्या लिखेंगे, √3 माइनस 1 है, ऊपर जाएगा तो +1, बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर 2। बस कैलकुलेशन आपका समाप्त हुआ। आगे चलिए, अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वहाँ पे देखिएगा हमें क्या करना है। यहाँ देखिए अभी 2 क्वेश्चन आप देखे थे सेम टाइप का, जहाँ पे d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या है आपका, यहाँ पे इस तरह का वैल्यू आपको मिलेगा, इस तरह का फिगर इसका बनेगा। अगर हम इस वाले क्वेश्चन का भी फिगर बनाएंगे तो इसी तरीके से बनता। दोनों एंगल बनाने वाले बिंदुओं के बीच की दूरी अगर दे करके आपसे टावर की ऊंचाई पूछे या दोनों के बीच की दूरी पूछे तो हम d बराबर h इंटू कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक यह भी क्वेश्चन का टाइप है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। यहाँ क्या बोला है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, 90 मीटर ऊंची एक मीनार के ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर, यह 90 मीटर ऊंचा एक क्या है, चट्टान है, और यह इसका शिखर है। इसका पूरा लंबाई कितना मीटर है, 90 मीटर। ठीक है, चलिए पूरा लंबाई इसका 90 मीटर है, लंबाई यानी ऊंचाई। अब इससे एक मीनार के शिखर और तल को देखने पर, अच्छा इसके जस्ट बगल में क्या है, एक मीनार है। चलिए बिल्कुल इसके समानांतर जो है वो आपका एक मीनार है। अब यहाँ पे आपको यह कन्फ्यूजन होगा कि मीनार जो है वह छोटा है या चट्टान छोटा है।
तो देखिए क्या बोला है, 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर और तल का अवनमन कोण बन रहा है। तो मीनार के शिखर और तल दोनों का अवनमन, मीनार के शिखर को देखने पर भी अवनमन कोण बन रहा है। इसका मतलब क्या है, ऊपर से नीचे देखा गया होगा, मतलब चट्टान ऊपर होगा, तभी तो ऊपर वाली वस्तु से नीचे वाली वस्तु को देखने पर यहाँ पे अवनमन कोण बन रहा है। तो यह आपका मीनार का शिखर हो जाएगा, यह तल हो जाएगा। अगर हम इसको मिला देंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। अब मीनार के शिखर का जो अवनमन कोण है, चट्टान के शिखर से मीनार के शिखर का जो अवनमन कोण है वह कितना डिग्री है, 30 डिग्री। और चट्टान के शिखर से इसके मीनार के तल का जो अवनमन कोण दे रखा है वह दे रखा है 60 डिग्री। यही क्वेश्चन है। हमें क्या बताना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो इसका नाम हम डाल देते हैं, यह पॉइंट ए हो गया, यह आपका बी हो गया, यह आपका सी हो गया। इसके अलावा डी और ई, मीनार का ऊंचाई मतलब कि हमें सी ई या फिर बी डी का मान निकालना है, दोनों तो समानांतर ही हैं, ठीक है। इसका लंबाई बी डी का लंबाई सी के लंबाई के बराबर होगा और बी सी का लंबाई डी के लंबाई के बराबर होगा। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गौर से देखिएगा। हमें क्या बताना इस क्वेश्चन में, मीनार की ऊंचाई। एक चीज देखिए जरा सा, त्रिभुज ए डी ई को गौर से देखिएगा। इस वाले त्रिभुज को देखिए गौर से, यहाँ पे एंगल कितना है 60, तो यह वाला एंगल कितना होगा 30 होगा। अब देखिए 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का लंबाई 90 है, तो 30 के सामने वाली भुजा का लंबाई क्या होगा, 90/√3 यानी कि 30√3, यही तो होगा। यहाँ पे 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का लंबाई कितना है 90, इस एंगल के सामने का भुजा यह पूरा है ना, AD 90 है, तो यहाँ पे 30 होगा, तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप कितना होगा, /√3 करेंगे, ठीक है, 30√3। अब डी का मान 30√3 है, तो यह भी कितना हो जाएगा, यह भी आपका 30√3। ध्यान रखिएगा, इसका भी माप आपका 30√3। आगे चलिए, आगे देखिए अब क्या है यहाँ पे देखिए, यह 30 है तो यह पूरा क्या होगा 60 होगा। अगर हम बात करें त्रिभुज ABC की, तो अगर यह एंगल 30 है तो यह 60 होगा। अब हमारे पास क्या है, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा का माप, इसका माप कितना है 30√3, तो 30 डिग्री के सामने की भुजा का माप क्या होगा 30 ही तो होगा, तो इसका वैल्यू आपका 30 हो जाएगा। देखिएगा जरा गौर से, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 क्यों होगा, देखिए यह 30 है तो यह 60 होगा, तो 60 के सामने वाली भुजा का माप पता है, 30 के सामने वाली भुजा का माप √3 से भाग, तो 30√3 में √3 से भाग करेंगे 30। अब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 30 हो गया, यह पूरा 90 है, तो इसका माप कितना हो जाएगा 60। यह क्या है, मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई आपका हो जाएगा 60 मीटर, यानी विकल्प डी जो है वह आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा